अच्छा, ये किट का सवाल है क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसमें सब्सिडाइज लोन का एक कॉन्सेप्ट था, वो अभी हमारा पेंडिंग में था, तो ठीक है। मैंने कहा कि वो इसी में सवाल में हम कर लेंगे सब्सिडाइज लोन का कॉन्सेप्ट, तो हमारा एपीवी फिर हर लिहाज से कवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम दूसरे मेथड वगैरह पे डिस्कशन करते हैं और इसको स्पीड अप करते हैं। सवाल समझ लें पहले। स्क्रीन शेयर हो रही है तुम्हारे पास? जी सर, और चलें, लेट्स सी। रिक्वायरमेंट क्या है? एपीवी निकालनी है, 12 नंबर का सवाल। The manager of Stror are investing a potential 25 million investment. The investment would be a diversification away into the printing industry. 6 million of the funds would be internally funded, 10 million through a right issue, 9 million via long-term debts. Funding different is सही है? सही। Investment is generated net pre-tax cash flows of approximately 5 million per annum for a period of 10 years. Residual value would be 5 million at the end of 10 years. A subsidized loan of 4 million out of the 9 million is available. यानी कि 9 million का जो लोन है उसमें से 5 million एक नॉर्मल लोन है, 4 million एक सब्सिडाइज लोन है। सब्सिडाइज लोन जो है ना वो 2% कम पे मिल रहा है, यानी कि सब्सिडाइज लोन की जो कॉस्ट है वो है 6%। अच्छा, सही है। ठीक सही है। है। सही। इक्विटी बीटा 8.85 है, फाइनेंशियल गियरिंग 60-40 के रेशो में है। एवरेज इक्विटी बीटा प्रिंटिंग इंडस्ट्री का 1:2 1.2 है, और वहाँ पर गियरिंग 50-50% है। आर एफ 5.5 है, आर एम 12% है। इशू कॉस्ट जो है वो 1% ऑफ डेट फाइनेंसिंग है एक्सक्लूडिंग द सब्सिडाइज लोन, और 4% इक्विटी फाइनेंसिंग की है, और दीज कॉस्ट आर नॉट अलाउबल फॉर टैक्स पर्पस। कॉर्पोरेट मतलब टैक्स ये है 30%। सर, ये मतलब इशू कॉस्ट के ऊपर हम सेविंग नहीं निकाल सकते डेट की? हाँ, टैक्स सेविंग, यानी कि जो हमने पढ़ा था, हमने कहा था टैक्स डिडक्टिबिलिटी डेट के अंदर तो हो जाती है, इसने कहा किसी में भी नहीं है। सही। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, सब कुछ ऐसे है। सबसे पहला काम करते हैं, बेस केस एनपीवी निकालते हैं। सो बेस केस कैसे निकालते हैं? सर बेस वैट केस यूज निकालने के करेंगे। लिए बेस केस निकालने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एन अनगियर्ड कंपनी चाहिए, केईयू। जी सर। सही है। तो केईयू निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसके जरिए हम केईयू निकालेंगे। प्रॉक्सी कंपनी चाहिए, है प्रॉक्सी कंपनी? एवरेज प्रॉक्सी इक्विटी बेटा देगा। प्रॉक्सी कंपनी का इंडस्ट्री बीटा दिया हुआ है 1.2। सही है। गियरिंग है 50-50, और टैक्स रेट है 30%। हमने फॉर्मूला लगाया, एसिड बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट 1 माइनस टी। इसको सब्स्टिट्यूट कर लें, कैलकुलेशन साइड रखो अपने पास। इक्विटी बीटा है 1.2, 1.2। वैल्यू ऑफ इक्विटी 50 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 50 इंटू 0.7। सो आपके पास एसिड बीटा आ जाएगा अनगियर्ड, कितना आएगा? और ये आएगा 0.70। 7 के आगे कुछ है? हाँ है, 0.705888। 705। जी सर। सही है। अब हमें चाहिए आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज। सो प्री टैक्स कैश फ्लोज हमारे पास हैं 5 मिलियन पर एनम। एक तो हमारे पास ये कैश फ्लोज हैं प्री टैक्स, ठीक है। अच्छा, प्री टैक्स से पहले एक चीज़ मैं भूल गया, ये तो हमारे पास एसिड बीटा है ना, अभी के यू तो नहीं आया। नहीं तो के यू निकालने के लिए आर एफ कितना है हमारे पास? आर सर, एफ आर एफ था है 5.5। 5.5%, आर एम कितना है 12%, मल्टीप्लाई बाय 0.705।
इसको हमने अनगियर्ड करके रीगियर्ड नहीं किया, राइट? जी सर। क्यों, मैं KU चाहिए था। ये जी निकालो। सर। सर ये आ रहा है 0.1005। 0.1005 एक मिनट मल्टीप्लाई बाय सर, एक मिनट 100 सर। कर लो। जी सर, सॉरी। 10.05। 10.05 ना, 10.05, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 10% ले लेते हैं। अब प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज चाहिए हमें। प्रोजेक्ट के प्री टैक्स कैश फ्लोज कितने थे? 5 मिलियन। तो इसे 1 - T कर लो ताकि ये आफ्टर टैक्स हो जाए। तो सर अब इसकी PV निकाल लेते हैं। डिस्काउंट फैक्टर क्या इस्तेमाल करें? 10%। कितने साल तक का कैश फ्लो ये? 10 साल। 10 साल का डिस्काउंट फैक्टर में एन्युटी टेबल देखना पड़ेगा। तो एन्युटी टेबल के हिसाब से ये बनता है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 6.145। 10 ईयर्स का एन्युटी फैक्टर है 10% के ऊपर। तो सर कितनी होगी PV? ये हो गया 21.5075। इसको वो कन्वर्ट कर दूँ। 21.5075। 5075। सही है। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू थी जी सर। 10 साल के एंड पे 5 मिलियन आफ्टर टैक्स। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप वैल्यू 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10th ईयर का डिस्काउंट फैक्टर चाहिए 0.386। इसकी वैल्यू निकाल लो। 1.93। 93। 1.93। ये कैश फ्लोज आ गए। जी सर। सो इनफ्लोज कितने हो गए? इनफ्लोज हो गए 21.5075 प्लस 1.93। ऐड करो इसको। 23.4375। 23.4। 4375। इनिशियल कॉस्ट कितनी थी? 375। 25 मिलियन। जी सर। 25 मिलियन माइनस कर दो। माइनस 1.5625। ये आ गई बेस केस NPV। अब इसके अंदर फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स। सवाल में फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट के लिए फाइनेंसिंग ढूंढें। क्या क्या फाइनेंसिंग अवेलेबल है हमारे पास? एक तो इंटरनल है। एक तो है हमारे पास इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स शील्ड, हम्म, दूसरा है सब्सिडाइज लोन, हम्म, और तीसरा है इशू कॉस्ट। सही है। जी सर। तो टोटल लोन कितना है हमारा? 9 मिलियन का। 9 मिलियन। 9 मिलियन का, उसमें सब्सिडाइज लोन 6% पर है और जी सर। नॉर्मल लोन 8% के ऊपर। जी सर। सही है। जी सर। तो PV ऑफ टैक्स शील्ड, सबसे पहले नॉर्मल लोन पे ले लेते हैं। सो लोन कितना है? 5 मिलियन का। इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम मल्टीप्लाई बाय 30%। टैक्स कितना होगा? 30%। कितना हो जाएगा? जी सर। 0.12।
1,20,000 बनता है ये। जी सर। सही है। सर सब्सिडाइज लोन कितना था? 4%। सब्सिडाइज था 4 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय 6%, मल्टीप्लाई बाय 0.3, 0.073। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? टोटल टैक्स कितना हो गया? 192,000। अब ये तो पर एनम आ रहा है ना। जी सर। कब तक का लोन है ये? 10 साल। अरे लोन तो पर देखा नहीं मैंने। अच्छा, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि इसको डिस्काउंट कैसे करेंगे। जी सर। अब डिस्काउंट करने के लिए मुख्तलिफ रेट इस्तेमाल होते हैं। या तो आप जो लोन का इंटरेस्ट रेट है उस पर डिस्काउंट कर लें, हम्म, और या बाज़ फिर RF। दफ़ा रिस्क फ्री रेट पे भी डिस्काउंट किया जाता है। जी एग्जाम में दोनों अप्रोचेस इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, रिस्क फ्री के ऊपर डिस्काउंट कर तो लिया जाता है, लेकिन ये लॉजिकल सा है ना जी। कि रिस्क फ्री है ये। हम्म, सही है। तो आप एक हम्म, काम करें, इसको जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है नॉर्मल, वो है 8%। 8% है इंटरेस्ट रेट। जी सर। 8% इंटरेस्ट है, उसको आफ्टर टैक्स करें। 1 माइनस टी, हमारी कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगी? 5.6%। 5.6%। तो अप्रॉक्सीमेटली 6% ले लेते हैं। सही है सर। 6% पे दोनों 10 कर साल लेता का, हूँ। 6% पे 10 साल का एन्युटी फैक्टर कितना होगा? अभी शीट पड़ेगा। डिस्काउंटेबल है? मैं अभी नहीं आता हूँ। हाँ, तो 2 मिनट से मैं निकालता हूँ डिस्काउंटेबल। कितनी परसेंटेज बताइए मैंने? 6%। 6%। 6% के ऊपर कितने साल का फैक्टर है? 10 ना। 10 साल। 7.360। सो 7.360। तो 1,92,000 जो टैक्स आया था उसको 7.360 से मल्टीप्लाई कर दें। कितना हो जाएगा? 1413120। 141 3120। 14131। 120। अच्छा, एक अप्रोच ये भी होती है कि क्योंकि ये बीच में आ रहा है ना, ये बीच में आ रहा है 5 और 6 के दरमियान, तो 6% में थोड़ा सा ये एग्जैजरेट कर देगा इसको। तो इसका मिड पॉइंट ले लिया जाए। मतलब एन्युटी 5 टेबल का भी ले में लें। 5 पे लिया जाए, 6 पे लिया जाए, उसको एवरेज कर लिया जाए, एवरेज का। मिड पॉइंट ले लिया जाए। सही, वो भी सही है, सर बेहतर वही है। अभी अभी मैंने ऊपर से मैं सवाल में देखा नहीं। अ, उसमें सवाल में मेंशन नहीं है कि हम रिस्क फ्री लेंगे या डिस्काउंट फैक्टर लेंगे, वो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट लेंगे, मतलब मेंशन नहीं है। हाँ, मेंशन नहीं है। अच्छा, तो फिर इसमें आपने बताया कि इन दोनों इस सिनेरियो में उन दोनों में से पोस्ट टैक्स वाला हम इंटरेस्ट रेट लें। एग्जामिनर की अप्रोच कभी रिस्क फ्री ले लेता है, कभी डेट का इंटरेस्ट ले लेता है, दोनों अप्रोच इस्तेमाल होते हैं। तो हम अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट का सब्सिडाइज लोन है, सही है,
तो हम अगर गवर्नमेंट लोन जो होता है वो गवर्नमेंट के एंड से देखें तो रिस्क फ्री है। अगर हम गवर्नमेंट को लोन दे तो रिस्क फ्री है ना। तो गवर्नमेंट से लोन लेंगे तो हमारे लिए रिस्क फ्री क्या है? तो वो कहते हैं रिस्क फ्री कंसिडर करो और जो आरएफ ले लो। लेकिन जो आरएफ होता है वो दोनों पे अप्लाई कर देते हैं, तो एक पे अप्लाई होना चाहिए ना। तो कंसिस्टेंट अप्रोच यही है, दोनों में से कोई भी अप्रोच इस्तेमाल कर लेंगे चल जाएगी। अच्छा सर, अभी हमने तो ये किया कि दोनों के कैश फ्लोज को ऐड अप करके और 8% को हमने जो है ना पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाया बेसिकली। डिस्काउंट फैक्टर, अब डिस्काउंट फैक्टर डिस्काउंट एक ही रखेंगे, कोई भी एक डिस्काउंट फैक्टर होगा, अलग अलग नहीं करेंगे। अलग नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, सही है। सही। अब आ जाए इशू कॉस्ट के ऊपर। इशू कॉस्ट कितनी है? 1% फॉर डेट फाइनेंस। डेट फाइनेंस कितना है? 5 मिलियन का बेसिकली हमें इशू कॉस्ट निकालना है। सही। और राइट इशू कितना है? और 10 मिलियन इशू का। बेसिकली 10 मिलियन। तो इशू कॉस्ट पे आ जाए। राइट इशू की इक्विटी इशू कॉस्ट कितनी है? 10 मिलियन। परसेंटेज क्या थी? 4%। 4%। तो इसका 4% निकाल लें। सर डिवाइड नहीं करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेना। ये वो नहीं दी हुई, नेट नहीं दी हुई है ही ग्रॉस। हाँ अच्छा अच्छा। ये ध्यान में रखना है कि उसको ग्रॉस करेंगे या नेट है क्या नहीं है। सर 0, हाँ 4 लाख। और डेट जो थी वो 9 में से 4 माइनस किया, 5 मिलियन आया। और 5 मिलियन का 1%। 0.05 50,000। टोटल इशू कॉस्ट कितनी हो गई? अच्छा, टैक्स डिडक्टेबिलिटी तो है ही नहीं। इसका मतलब है इसकी पीवी में कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, जीरो पे आएगी। सही है। अब आ जाए सब्सिडाइज लोन के ऊपर। ये हमने ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ ना। जी सर। सब्सिडाइज लोन। सर क्या मतलब ट्रीटमेंट, अब उससे पहले तो हमने उसको कंसीडर कर लिया था ना उसका। हाँ, लेकिन इसके ऊपर जो सेविंग होगी ना हमें, उसको हाँ इनफ्लो दिखाना है। चीपर मिला है सब तो ना। हमने आ, हमने ऊपर तो अच्छा टैक्स अफेक्ट सेविंग लिखा है। सेविंग सही। इंटरेस्ट सेविंग कितनी हुई? 2% सेविंग है ना, जी सर। 4 मिलियन के ऊपर। जी सर। तो 4 मिलियन का लोन है और 2% सेविंग है, 80,000। हम्म, ये सेविंग पर एनम होगी। ये एक वन टाइम। हाँ, तो इसे आफ्टर टैक्स कर देते हैं। इसे आफ्टर टैक्स क्यों करेंगे? क्यों? क्योंकि टैक्स एडवांटेज नहीं मिलेगा ना अगर इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो। अगर इंटरेस्ट कम होगा तो टैक्स एडवांटेज कम हो जाएगा। जी सर। तो सेविंग पर एनम कितनी आ गई? 56,000। अब डिस्काउंट रेट चाहिए। सब्सिडाइज लोन है तो डिस्काउंट रेट आरएफ भी चल सकता है। आइडियली तो आरएफ चलना चाहिए। सही है। लेकिन हमने क्योंकि ऊपर वो 8% लेके चले ना, तो 6 ले फिर लिए। यहाँ पर कितना चलेगा? 6%। 6%। 6% के ऊपर एन्यूटी फैक्टर। 6% पे एन्यूटी फैक्टर बनता है जनाब आपका, कितने साल का है? वही 10 साल का। हाँ वही 10 साल का, 7.360। तो 56,000 मल्टीप्लाई बाय 7.360। 412160। 2160। जी। ये आ गई एक फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट। दूसरे फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट। तीसरे फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट। सही है। और बेस केस कितनी आ रही है? ये बेस केस आ रही है। सही है भाई। तो अब एपी भी निकाल लेते हैं। बेस केस क्या थी?
बेस केस हमारी आ रही थी 1.562, अप्रोक्सीमेटली -1562,500। 1562500, जी सर। 1562500, ये तो माइनस में है ना। जी सर। टैक्स शील्ड कितना था? 1413120। इशू कॉस्ट माइनस में आएगी, जी सर। 4,50,000। सेविंग ऑन इंटरेस्ट 412160। नेट ऑफ कर लें, ये आपके पास एक ही भी आ गई। -187,220। दोबारा बोलो। एक मिनट, दोबारा चेक कर लेता हूँ। जी सर, -187,220। 187 20 इसका मतलब प्रोजेक्ट बेकार है, देगा। सही है। अब ये 12 नंबर की कैलकुलेशन है। अच्छा, इसके अंदर एक तो चीज वैसे, हाँ मैडम जरा। एक चीज होती है डेट कैपेसिटी। जब आप कोई नया प्रोजेक्ट लगाते हैं ना, तो आपने उस नए प्रोजेक्ट की वजह से आपके पास जो डेट है वो है फॉर एग्जांपल 10 मिलियन, लेकिन नए प्रोजेक्ट की वजह से आपकी डेट कैपेसिटी बढ़कर हो गई 20 मिलियन, यानी कि आपका पोटेंशियल बढ़ गया लोन लेने का। ऐसा हो सकता है पोटेंशियल बढ़ जाए नए प्रोजेक्ट की वजह से डेट का। पोटेंशियल से मुराद अवेल करने का डेट। हाँ, पोटेंशियल का मतलब है लाजमी बात है, नया प्रोजेक्ट लगाएंगे आपके कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे, आपकी पोजीशन इंप्रूव होगी, तो बैंक आपको लोन देने में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। लेकिन सर वही अगर लेवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर तो। ये तो कैपेसिटी है ना, लिया तो नहीं है अभी। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर डेट कैपेसिटी होती है ना, तो टैक्स हाँ, शील्ड जो है ना, हाँ, हम एक्चुअल इंटरेस्ट के ऊपर नहीं लेते हैं। ये तो प्रोजेक्ट की वजह से आई है ना, हम्म। तो फिर ये जो टैक्स शील्ड निकालते हैं ना हम, हम्म। वो डेट कैपेसिटी पे निकालते हैं। ठीक है, डेट कम्युनिटिव कैपेसिटी, लेते हैं बेसिकली। ये डेट कैपेसिटी प्रोजेक्ट की वजह से मिली है ना, हाँ। तो इसका इम्पैक्ट भी प्रोजेक्ट पे चार्ज होना चाहिए। हाँ। ये चक्कर है। अगर किसी सही। सवाल में दी भी हो तो सर मतलब मसलन आपकी थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल डेट आपने लिए हुए 10 मिलियन की जी सर, ऑलरेडी प्रोजेक्ट, जो हमारे पास लगे हुए हैं जी, जिसके ऊपर हमारी आपने कंपनी में जिस पर। जिस पे आपने ये फाइनेंसिंग रेस की है, ठीक है सर। तो आप तो उसी के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए आ रहे थे ना अभी तक। जी सर। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि आप डेट ये कैपेसिटी को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, जो कैपेसिटी होती है ये भी मतलब हाइपोथेटिकल होती है बेसिकली। हाँ, हाइपोथेटिकल ही है, लेकिन ये प्रोजेक्ट की वजह से हम एंटिसिपेट कर लेते हैं। हाँ सही है। ठीक। बाकी सारा डेटा हाइपोथेटिकल ही होता है। ठीक। नहीं सर, जैसे डेट तो डेट की जो हम प्रीवियस अमाउंट थी वो तो फॉर एग्जांपल हम फाइनेंस बैंक के थ्रू करवा रहे थे, हमारी कंपनी में एग्जिस्टिंग मतलब क्या मिलने वाली थी। जो कैपेसिटी होती है वो तो एक लेवल ऑफ मतलब वो होता है ना कि चलो ठीक है, अब हमारी इतनी पोजीशन हो गई कि हमें बैंक दे सकता है। तो ये बेसिकली एंटिसिपेशन ही होता हम्म, समझ में आया, कॉन्सेप्ट नहीं आया, ये बताओ। है। आ गया आ गया। ऐसा अच्छा ये जी। अभी बिगनिंग में इसमें था कि कुछ जो है पार्ट वो इंटरनल फाइनेंसिंग हो रहा था। अब नॉर्मली उसकी तो खैर कोई कॉस्ट नहीं होती, लेकिन अगर जब इंटरनल फाइनेंस हम यूज करते हैं तो मेरे जहन में ये बात आई थी कि चूंकि डिवीजन बोल रहा हूँ, डिविडेंड का जो होता है वहाँ पे इम्पैक्ट आता है ना,
इंटरनल फाइनेंस की मतलब उसकी डिविडेंड की अवेलेबिलिटी के ऊपर, सर वो जो इम्पैक्ट होता है वो हम क्यों नहीं इंकॉर्पोरेट करते ऐसा कॉस्ट? वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो उसको कहीं लेनी हम वो चाहिए, नहीं कर सकते, क्वान्टिफाई नहीं कर सकते? लेनी चाहिए, लेकिन डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। क्वांटिफाई कैसे करोगे? इवन तो ये भी एपीवी के अंदर भी उसका इम्पैक्ट डालना बहुत मुश्किल काम है, लिमिटेशन है। सही, सही है, मतलब ये तो लिमिटेशन सबके ऊपर ही है ना, एनपीपी एबीपी सबके ही होगी। बिल्कुल। ठीक है सर। बस ये एक मैंने करवा दिया। अब आप जो है वो एपीवी का एक दो सवाल और करेंगे, एपीवी डन हो गया हमारा। अब एक जनाब आपका पास पेपर में एक एनपीवी का सवाल है, वो ज़रा देख लेते हैं। डिस्कस करूंगा, दूंगा तुम्हें सॉल्व करने के लिए। सही है, सही। क्योंकि वो पुराने टेक्निक के ऊपर सवाल है जो एनपीवी में होते हैं ना। और फिर हम जो ना वो नेक्स्ट डिस्कशन में हम फिर एक एमआईआरआर की डिस्कशन करेंगे, और एक ड्यूरेशन का एक टॉपिक है, पे बैक नहीं होता जैसे, जी। उसकी डिस्कशन करेंगे। सवाल मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? करेक्ट प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करना है एनपीवी का, और एक सेंसिटिविटी का असेसमेंट करना है कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1 मिलियन का चेंज आएगा तो प्रोजेक्ट कितना सेंसिटिव है। सही सर। You have been conducted a detailed review of an investment project proposed by one of the division of your business. Your review has two aims: first, to correct any error, and second, to recommend a financial measure to replace payback as one of the criteria for acceptability when a project is presented to the company's board of directors for approval. तुमने देखा पे बैक का एक ड्रॉबैक होता है कि वो प्रोजेक्ट के टोटल रिटर्न को कंपेयर नहीं करता, याद है? जी सर। जी सर। तो वो खाली। इसके काउंटर में हमारे पास एक टॉपिक है ड्यूरेशन का, वो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, जो कि उसको रिप्लेस कर। द कंपनीज करंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%. द इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 150 मिलियन, फॉलोड बाय 50 मिलियन 1 ईयर लेटर, यानी कि दो इन्वेस्टमेंट है। तो आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज इंक्लूडिंग द एस्टीमेट टैक्स बेनिफिट फ्रॉम टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन, वो लिया हुआ इसने। तो फर्स्ट फेज में प्लांट एंड मशीनरी पे इतना लगा, सेकेंड फेज में इतना लगा। सही है। आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज ये हैं, 30% टैक्स है, all the capital allowances are eligible for a first year allowance of tax purpose of 50%, followed by tax depreciation of 25% per annum on a reducing balance basis. सही है सर। An interest charge of 8% per annum on a proposed 50 million loan has been included in the project after tax cash flows. Depreciation for the use of company's shared asset of 4 million per annum has been charged in calculating after tax cash flows. Depreciation भी charge हुआ हुआ, finance cost भी charge हुई हुई। सही सर। इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको चार्ज हुई है 8 मिलियन की। एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 4 मिलियन पर एनम इग्नोर कर दिया आपने। The proceed of the sale of capital equipment are expected to be 7 million, which have been included in the forecast of after-tax cash flows. You also notice that an estimate of site clearance of 5 million has not been included in the tax any saving on disposal of capital equipment. तो कुछ चीजें मिसिंग है और कुछ चीजें आगे पीछे हुई है। What do you have to do? दोबारा शुरू से बना देना। इसको आपको दोबारा इवेल्युएट करके सही बनाना है, एरर आइडेंटिफाई करने। अब इस लेवल के ऊपर ना ऐसा सवाल मुश्किल आता है कि पास पेपर का सवाल है,
लेकिन इस लेवल पे ऐसा सवाल देना एग्जामिनर का, वो एपीवी या जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग प्रपोजल, उसमें तो गड़बड़ निकाल सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखें, उसमें टैक्स सेविंग में मुझे गड़बड़ नजर आ रही है, हाँ, सही है, हम्म, और बैलेंसिंग अलाउंस गड़बड़ लग रहा है। इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है वो एड बैक करनी पड़ेगी, माइनस हुई भी होगी। हम्म, डेप्रिसिएशन एड बैक करना पड़ेगा, हम्म, सही है। कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट एडजस्ट करनी है, क्लियरेंस कॉस्ट डालनी है, डिस्काउंट फैक्टर 10% जो दिया हुआ है वो लेना है, वो करके एनपीवी निकल आएगी, सही है। जब एनपीवी निकल आएगी हम्म, तो फिर आप उसकी सेंसिटिविटी चेक करेंगे कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर 1% से बढ़ जाए हम्म, तो क्या होगा। तो कैपिटल सही, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगा, टैक्स सेविंग का इफेक्ट भी आएगा, हम्म, सही है। हम्म, ये यानी वो नॉर्मल F9 का सेंसिटिविटी का सवाल नहीं है कि फॉर्मूला लगा के कर लेंगे। फिर पहले आपको उसके कैश फ्लोज रीवर्क करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट चेंज होगी तो कैपिटल अलाउंसेस भी तो चेंज होंगे। हाँ, हाँ, उसने कहा ना 50% कैपिटल अलाउंस इन द ईयर 1, हाँ, 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 तो आप 1 मिलियन से इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो कैपिटल अलाउंसेस भी बढ़ेंगे। हाँ। ये दे रहा हूँ तुम्हारी पॉकेट में सवाल आ रहा है, ये तुम्हें वाकई में अब पता लग रहा है एडवांस का है। हाँ थोड़ी बहुत लाजमी बात है, इसमें वेरिएशन तो है ना।